सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जो कि मैंने सीए इंटर में फेस करा था। क्या मुझे डिमोटिवेशन आया था, नहीं आया था, मेरी हर सब्जेक्ट में कितनी प्रिपरेशंस थी। इससे मुझे कंफर्म है कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा अंदर कि आपकी भी अगर वो सिचुएशन है तो पॉसिबल है क्लियर करना। फिर भी लेकिन कितनी मेहनत लगेगी, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस सब्जेक्ट में मेरा कितना हुआ था। मैंने जो दोनों ग्रुप से वो साथ में दिए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। तो सारे 8 सब्जेक्ट्स में मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी कितनी प्रिपरेशन थी, मैंने कब क्या करा, कितने महीने लगे मुझे। वैसे मैं ऑलरेडी सारी वीडियोस जो है वो पोस्ट कर चुकी हूँ। 30 डेज स्ट्रेटेजी भी मैं बता चुकी हूँ बोथ ग्रुप्स की, वो मेरी ही स्ट्रेटेजी थी। फिर भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ये एक सेपरेट वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स से। अकाउंट्स में मेरी कंपैरेटिवली सारे सब्जेक्ट से करते अकाउंट्स और कॉस्ट में मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी। अच्छे से मेरा यहाँ पर मतलब है कि अकाउंट्स में मेरा एक बार हो गया था और एक बार जो है मैंने रिवीजन कर लिया था अकाउंट्स का। अकाउंट्स में मेरे ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स कवर हो गए थे और एस जो है वो मेरे लास्ट टाइम के लिए बच गए थे, पर मैंने लास्ट में उसको कवर कर लिया था। तो एज सच अगर मेरा देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं बचा था। अकाउंट्स मेरा ऑल सॉर्ट था, काफ़ी अच्छे से हो गया था, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था उस पर। एक टाइम रिवीजन में अच्छा खासा मेरा हो गया था। सेकंड बात करते हैं लॉ की। लॉ में लिटरली मेरा इतना था कि मतलब मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा कम हो गया था। मैं पेपर देने ही नहीं जाने वाली थी, इतना मेरा लो मोटिवेशन हो गया था। लॉ में मेरा कितना हुआ था आप सुनो एक बार। अदर कंपनी लॉ रहते हैं, अदर लॉस रहते हैं और कंपनी लॉ रहता है। तो जो मेरे अदर लॉस थे वो हो गए थे लेकिन एग्ज़ाम से पहले। और जो कंपनी लॉ थे उसके मैंने स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर और एंड के 2-3 चैप्टर करे थे। आपको खुद को पता है उसमें कितने चैप्टर होते हैं। तो मैंने 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के, 2-3 चैप्टर एंड के करे थे और बीच के जितने भी चैप्टर्स होते वो मैंने नहीं करे थे। अगर इस पूरी वीडियो में आप मुझसे ये पूछते हैं कि दी आप बताइए कि आपने कौन से करे थे, कौन से नहीं करे थे, तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आप लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई सब वेटेज वाइज जो है चैप्टर्स नहीं लिए थे, मैंने वेटेज देखा भी नहीं था। इसका सबसे जो मेन कारण था अपन बोल सकते हैं वो ये था, मैंने सिर्फ वो चैप्टर्स करे थे जो मुझे सिंपल लगे थे। अगर आप वेटेज देखने जाओगे तो जो सिंपल चैप्टर्स है वो आपके छूट जाएंगे, पर उसमें से भी वेटेज है। और जो टफ चैप्टर से वो आप कर लोगे, टफ का तो पहले ही भरोसा नहीं रहता है उसमें से हमें आए नहीं आए। तो जो एटलीस्ट सिंपल है, भले उसका कम वेटेज भी क्यों ना हो, हम कर लेते हैं उससे। और वेटेज कंपलसरी नहीं है कि वैसा ही आएगा। आईसीआई का पैटर्न, आईसीआई जो है चेंज होता रहता है। वेटेज जो है कंफर्म नहीं रहते हैं कि एग्जाम में वही बैठेगा। तो जो सिंपल लगे वो चीज़ कर लेनी चाहिए। मेरे को जो चैप्टर सिंपल लगे थे मैंने वो करे थे। तो ये कोई सजेस्टेड अप्रोच नहीं हुई कि मैं आप लोगों को भी वो चैप्टर्स बताऊं और आप भी वो करो और आपके भी अच्छे नंबर आ जाए। आपको जो चैप्टर्स सिंपल लग रहे हैं, सबकी सिचुएशंस अलग होती है, सबका जो ग्रेस्पिंग पावर है वो अलग होता है और सबको जो सिंपल लगते हैं वो चैप्टर्स भी अलग अलग होते हैं। तो जो चैप्टर्स आपको सिंपल लग रहे हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने करा था उतना ही आपको करना है। मैंने तो किसी किसी सब्जेक्ट में 50% भी करा था तो मेरे उसमें 40 नंबर आ गए हैं ऑफकोर्स। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट एक इंसान को 70% से लेके 80% तक करके जाना ही चाहिए। इतना जो रहता है कंपल्शन रहता है, वरना फिर लक फैक्टर जो है उसको आपका साथ देना पड़ता है मेहनत के साथ साथ। तो मैं लॉ पे थी, मैं लॉ में बता रही थी कि मैंने 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के, 2-3 चैप्टर एंडिंग के करे थे। कंपनी लॉ में 6 चैप्टर मान लो और अदर लॉज के मैंने करे थे 4 चैप्टर जितने भी होते हैं। वो एक बार ऐसे जस्ट रीडिंग, उसमें भी मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था। ये करके मैं एग्ज़ाम देने चली गई। अब क्या हुआ, एग्ज़ाम में मैंने जितना करा था मैंने बहुत अच्छे से करा था, उतना एटलीस्ट। तो मैंने जितना करा था 50-60 नंबर का मेरा कुछ ऐसा करके मैं गई थी और मेरे उससे मतलब मैंने फिर भी 100 नंबर का पूरा अटेम्प्ट करा और मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था उतना मुझे आ गया और अच्छे खासे नंबर मेरे लॉ में आ गए थे। उसके बाद कॉस्ट में अगेन थोड़ी अच्छी सिचुएशन थी, बस एक चैप्टर मैंने छोड़ा था और वो चैप्टर कौन सा था वो मैं बता देती हूँ बजट पर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी वो चैप्टर छोड़ें। मैंने अब इसलिए छोड़ा था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि छोड़ना पड़ा था मुझे। फोर्थ हमारा सब्जेक्ट होता है टैक्स का। टैक्स में भयंकर हालत थी, आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या करा। आईडीटी
एक भी बार नहीं पढ़ा, टच ही नहीं करा था आईडीटी, पूरा आईडीटी छोड़ के गई, जबकि सब लोग बोलते हैं कि जो आईडीटी रहता है वो डीटी के कंपैरेटिवली सिंपल होता है। उसके बाद भी मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी बैठी कि मैं आईडीटी कर ही नहीं पाई, पर डीटी में मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। मुझे विश्वास था कि भले ही डीटी सिर्फ 60 नंबर का होता, उसके बाद भी मैं इसमें 40 आराम से स्कोर कर सकती हूँ। मेरा इतना कॉन्फिडेंस डीटी पे बन गया था, तब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आईडीटी नहीं लूँगी। डीटी में मेरा रिवीजन हो गया था एक बार का, इसलिए कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बूस्टअप हो गया था उसमें मेरा। सारे जो हमारे हेड्स रहते हैं वो मैंने कर लिए थे, और जो भी दूसरे भी चैप्टर्स थे सारे हो गए थे। टोटल इनकम की मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी बस, बाकी तो मैंने सब कुछ कर लिया था। पर अगर हमारे सारे हेड्स जो इंडिविजुअली वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमारे जो टोटल इनकम के क्वेश्चंस वो भी हो जाएंगे। तो मेरे टैक्स के जितने भी नंबर है वो सिर्फ डीटी की वजह से आए। आईडीटी में आप लोगों को बोलती हूँ कि मैंने जो है बिल्कुल गलत करा है। आईडीटी हमें करना ही चाहिए, वो सही में सिंपल होता है डीटी के कंपैरेटिवली। तो जहाँ तक आपसे हो सके आईडीटी बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिर बात आती है एडवांस अकाउंट्स की। एडवांस अकाउंट्स में मेरे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो गए थे। एक दो चैप्टर पर मेरी इतनी अच्छी कमांड नहीं थी, पर बाकी सारे चैप्टर्स मैंने रिवीजन भी हो गया था उसमें। लेकिन जो एएस होते हैं वो मैंने एक भी बार नहीं देखे थे। बहुत सारे एएस होते हैं हमारे एडवांस अकाउंट्स में, लेकिन मैंने एक भी एएस देखा भी नहीं था। फिर लास्ट में जो एग्ज़ाम में हमको 2 दिन मिले थे एग्ज़ाम टाइम पर, उन 2 दिन में से एक दिन मैंने पूरे एस करे थे सारे उसके बैठ कर। मुझे लगा यार मैंने इसको पहले क्यों नहीं करा, कितने सिंपल है ये। लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फटाफट कर लिए थे। और मेरी लकीली बोल सकते हैं कि मैं जो है ग्रेस्पिंग पावर मेरी अच्छी है, मैं काफ़ी अच्छे से चीज़ों को जल्दी जो है वो पकड़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, लर्न हो जाता है मुझे। तो इसीलिए मैंने एक दिन में कर लिया और हो गया, और एडवांस अकाउंट्स में काफ़ी अच्छे नंबर भी आ गए थे। अब बात आती है ऑडिट की। ऑडिट में इतनी बुरी हालत थी, आपको पता ही होगा कि ऑडिट में ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं, एसेस होते हैं, और इतने सारे चैप्टर्स होते हैं। उन चैप्टर ऐसे ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स ये तो मैंने देखे भी नहीं थे, पता भी नहीं था कुछ क्या। और जो हमारे चैप्टर्स होते हैं वो भी मेरे आधे हुए थे, और आधे भी वो चैप्टर्स जो कि शॉर्ट थे, सिंपल थे। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैंने सिर्फ सिंपल देख के चैप्टर्स करे थे, मैंने वेटेज वगैरह कुछ भी नहीं देखा था। आधे चैप्टर्स हुए थे मेरे, लिटरली आधे, और वो भी जो छोटे छोटे रहते हैं, बहुत सबसे छोटे वाले चैप्टर्स मैंने कर लिए थे। मुझे इतना डर लग रहा था एग्ज़ाम देते जाते वक्त, पर फिर भी मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट करा, और ठीक नंबर उसमें भी आ गए थे मेरे। मतलब 50% ऑफ द कोर्स भी मैं करके नहीं गई थी, 40% ही करा था मैंने, क्योंकि आधे चैप्टर्स और ऐसे वगैरह कुछ भी नहीं करा था। उसके बाद आती है EIS-SM की बात। इस सब्जेक्ट में तो सबसे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। पूरे साल मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा। लास्ट के 8 दिन मेरे पास बचे थे, और मुझे इतना डर लगने लग गया कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में फिर भी हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि मैंने एक वर्ड भी नहीं पढ़ा था उस सब्जेक्ट में। पर फिर मैंने लास्ट में 8 दिन सोचा कि क्यों ना इस 8 दिन का टारगेट बनाया जाए, ये सब्जेक्ट उठाया जाए और पढ़ा जाए। सिर्फ इस एक सब्जेक्ट की वजह से मैं अपने दोनों ग्रुप्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगी। मैंने टारगेट बनाया, 8 दिन जो है मैंने करा, पर मैं सिर्फ SM कर पाई उस टाइम पर, और मैंने EIS को हाथ भी नहीं लगाया। और फिर इस सिचुएशन में मैंने मतलब फर्स्ट EIS के 2 चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने थोड़े बहुत कर लिए थे, पर उनको हम नहीं बोल सकते करा हुआ। ऐसा अगर ब्रॉड व्यू देखें तो मैंने सिर्फ SM ही करा था, और SM करके 50% ऑफ द कोर्स करके मैं एग्ज़ाम में गई, और मेरे 40 नंबर SM में आ गए एग्जैक्ट। पेपर मैंने सारे फुल अटेम्प्ट करे थे 100 नंबर के, लेकिन मैंने करा सिर्फ SM था। इसमें बाय लक तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि SM में 8 दिन में मैं इतनी श्योर हूँ, क्योंकि मेरा शुरुआत से ये फोकस था कि मुझे क्वांटिटी पे जाना ही नहीं है, मैं सिर्फ क्वालिटी देखूंगी। 8 दिन में मैं चाहती तो दोनों EIS-SM कर सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ उनमें से इसी चीज़ को चुना जो कि SM लगा। और SM में मैंने 8 चैप्टर्स जो है वो अच्छे से करे, और मैंने क्रैक करा EIS-SM भी, और मुझे विश्वास था कि ये मेरा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हो भी गया। उसके बाद बात आती है FM इको की। इसमें भी मैंने FM करा था, इको कुछ भी नहीं करा था। आप सोच सकते हैं मैं कितनी रिस्क पे गई थी एग्ज़ाम देने। मैं क्यों बोलती हूँ बार बार कि क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करती, क्वालिटी। जितना श्योरिटी से आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, अगर आप 50% कोर्स करके जा रहे हैं
तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट आपके 50% नंबर आ जाए। 50 नंबर पे तो पास हो जाएंगे ना यार। कोई बच्चे 80-90% करके जाते हैं कोर्स और उनके 40 भी नहीं आ पाते। उससे बहुत बेटर सिचुएशन होती है कम करो पर अच्छे से करो। कम करो और अच्छे से भी मत करो, ये तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा कर लो और थोड़ा मीडियम मीडियम कर लो, ये भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। लेकिन कम करो और बहुत अच्छे से करो, ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है। एफएम करके गई थी, एफएम में कॉन्फिडेंस था, इको बिल्कुल भी नहीं करा था। एफएम में भी एक चैप्टर छूट गया था मेरा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने किस स्थिति में एग्ज़ाम दिए मेरे ऊपर। और अब मेरी सिचुएशन सुनिए। मेरे जो है फाउंडेशन में 310 मार्क्स आया था। आपको पता है कितने अच्छे नंबर होते हैं वो। 12th में मेरे 95% थे। 10th में मेरे 9.2 CGPA थे। जो पूरी सोसाइटी का, पेरेंट्स का, फैमिली का, रिलेटिव्स का, सबका इतना हाई एक्सपेक्टेशंस हो गया था मुझसे कि यार ये क्लियर कर लेगी। और मेरी इस सिचुएशन को देखकर लास्ट के 1 मंथ में मेरे अंदर जो डिप्रेशन, जो डीमोटिवेशन आया है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लाइफ में मैंने अपनी कभी इतनी टेंशन नहीं ली। मेरी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई थी। मुझे सिर्फ डीमोटिवेशन अंदर से बार बार ऐसा लगता था कि यार रोना आ रहा है, मतलब मैंने क्या करा, क्यों इतना टाइम वेस्ट करा। पर मेरे पास उस टाइम गाइडेंस के लिए भी इतना प्रॉपर कोई भी नहीं था। पेरेंट्स ने ऑफकोर्स सपोर्ट करा, पर फिर भी यार मतलब एक जो अपना सीनियर अपन को सपोर्ट कर सकता है ना, वो पेरेंट्स नहीं कर सकते कभी भी। फिर भी मैंने अपने आप को कैसे न कैसे करके संभाला, खुद पर कॉन्फिडेंस रखा, जो भी था कंटिन्यूस मेहनत करती रही। जो अपने प्रिंसिपल्स थे वो मैंने लगातार फॉलो करे, किसी के भी बहकावे में नहीं आई मैं। और मैंने जो भी है बहुत अच्छी प्लानिंग करी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करा। और आखिरकार आपको मेरा रिजल्ट पता है। मुझे अपना रिजल्ट, एक रैंकर को जितनी खुशी नहीं होती है ना, होगी ना उसके रिजल्ट देखकर, उतनी खुशी मुझे उस टाइम पर हुई थी। क्योंकि मैंने जो चीज़ अचीव करी थी अपनी लाइफ में, अब मैं आपको बताती हूँ ना कि 30-45 डेज में जो आपका प्रिपरेशन है वो सिर्फ इतना हो सकता है जितना मैंने करा था। अगर आप मेरे प्रिंसिपल्स को ऐसा कैसा फॉलो करोगे तो आप भी जो है वो अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर मैं ला सकती हूँ तो आप भी ला सकते हो। तो ये जो टाइम रहता है ये डीमोटिवेट होने का नहीं रहता है। डीमोटिवेशन ऑफ कोर्स आएगा, पर उसको कैसे ओवरकम करना है ये भी हमारे हाथ में ही होता है। कॉन्फिडेंस रखना खुद पर, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इस सिचुएशन में कर सकती हूँ तो मुझे यकीन है कि आपकी सिचुएशन मुझसे बेटर होगी, तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है, किस दिशा में पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, फ्री माइंड से एग्ज़ाम दो, सब कुछ पॉसिबल है करना। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।